कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लगता है कि लाइक द लाइफ इज ओवर। इट कैन बी क्योर अगर हम इसको पहली स्टेज में डिटेक्ट कर लेते हैं। कि मालवा रीजन ऑफ पंजाब, जो मालवा बेल्ट है विच इज नोन एज फूड बोल ऑफ द स्टेट, तो वहाँ पे भी बहुत कैंसर के केसेस हैं। ये सारे पेस्टिसाइड्स कार्सिनोजेनिक हैं, तो हम उसको अवेयर करें। हम मॉर्निंग से उठकर ही वी स्टार्ट यूजिंग केमिकल्स लाइक इन द फॉर्म ऑफ मे बी टूथपेस्ट, या फिर हम क्रीम्स यूज करते हैं या मेकअप करती हैं लेडीज। तो केमिकल्स एक लिमिट तक एक्सेप्टेबल है, नेचुरल या नॉर्मल चीज़ों को यूज़ करें। सनस्क्रीन लगानी बहुत ज़रूरी है। शुगर अगर हम कम कर दें या बंद कर दें बिल्कुल, तो कैंसर सेल्स अपने आप ही मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इज इट अ फैक्ट कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होने के बहुत चांसेस रहते हैं, कि शार्प टीथ जो हैं वो भी एक रीज़न हो सकते हैं फॉर कैंसर, माउथ कैंसर के लिए। ये ट्रू है। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी लिमिट है, वो है 5 माइक्रोग्राम्स। लेकिन दिल्ली या जैसे लुधियाना जैसे बहुत ही पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, तो उसमें जो वो लिमिट चली गई है वो है 1/5। बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी हैं हिना खान, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ। ब्रेस्ट कैंसर है बेसिकली इट इज़ अ ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर। तो क्या स्ट्रेस और कैंसर का रिलेशन है? क्या मोबाइल से जो रेडिएशन है वो भी इतनी हार्मफुल हैं? तो प्लास्टिक और कैंसर का क्या रिलेशन? और सर्जिकल कैंसर की वैक्सीनेशन भी है। वैक्सीनेशन कितनी इफेक्टिव है? तो 4th स्टेज है, क्या उससे भी क्योर हो सकता है? वेलकम टू द एक्सपर्ट फाइल्स। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नवीन कांडा। ही इज़ अ कैंसर स्पेशलिस्ट। ही हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 18 years. He has worked at top cancer institutes world over like Tata Memorial Hospital, Mumbai, Wisconsin University, USA, Cancer Institute, Netherlands, और उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस लाइक जबलपुर और भोपाल में भी काम किया है। और आज हम बात करेंगे उनसे कैंसर के बारे में। Sir, welcome to the show. It's an honor to have you here. Thank you so much, ma'am, for the invitation. I am privileged and I am blessed to be a part of this podcast, ma'am. Thank you so much, sir. Sir, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लगता है कि like the life is over. और पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ डेकेड्स में, ऑलमोस्ट डेकेड से 1990 से 2022 तक जो कैंसर केसेस हैं वो ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो चुके हैं। तो क्या रीज़न है इसका? क्या लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस है, वो ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा आ रहे हैं? क्या रीज़न है आपके हिसाब से? सो बेसिकली अगर आप देखेंगे आजकल के ट्रेंड में मैम, सो कैंसर डे बाय डे इट इज़ इंक्रीजिंग एंड रीज़न बहुत सारे हैं। फर्स्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कैंसर है ये बहुत डेंजरस नहीं है। ये वर्ड लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि इट इज़ अ वेरी डेंजरस वर्ड, बट अगर कैंसर फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट होता है सो इट कैन बी टोटली 100% क्योरेबल। सो कैंसर जो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है उसके बहुत सारे कारण हैं, लाइक जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, जो मेंटल स्ट्रेस है, प्लस जो वेजिटेबल्स हम लोग यूज़ करें, देयर आर सो मैनी रीजंस। बट जो हम लोग आगे आने वाले टाइम में भी डिस्कस भी करेंगे हम अपने नेक्स्ट उसमें। सो बेटर ये है कि कैंसर जो बेसिकली होता है ये एबनॉर्मल सेल डिविजन्स होती हैं बॉडी की। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैं एक नाइफ या चाकू में लेता हूँ और स्किन को, उसको अपनी स्किन को कट करता हूँ, तो उस टाइम पे क्या होगा, एक छोटा सा वहाँ पे डिस्ट्रप्शन होगा स्किन में, एंड आफ्टर 2 or 3 days इट विल बी हील्ड। सो इट इज अ नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कि जो सेल डिवीजन होता है उसे बॉडी की सेल्स जो है उसको रिपेयर कर लेती हैं। बट अगर मैं बार बार ओवर द इयर्स 3-4 years बार बार उस स्किन में सेम जगह पे कट करते जाऊं, सो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा जिसको हम लोग पैथोलॉजिकली बोलते हैं कि डिस्प्लास्टिक चेंजेस मीन्स एक डिस्प्लेशिया वर्ड होता है कि वहाँ पे एबनॉर्मल सेल्स फॉर्म हो जाते हैं जो धीरे धीरे करके ग्रो करके एक एबनॉर्मल सेल डिवीजन करके किसी भी तरीके का ट्यूमर या लंप या किसी भी तरीके के घट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम लोग कैंसर कहते हैं। सो जो मैंने एग्जांपल दिया नाइफ का, ये नाइफ को हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक हम सोचते हैं कि अगर नाइफ जो है वो अगर हम ओरल कैविटी की बात करें, मुंह के अंदर की बात करें, सो जो ये नाइफ है आपका टोबैको है। टोबैको बार बार अगर वो चीज अंदर चेंजेस कर रहा है बट हमने कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए और ओवर द इयर्स 3-4-5 years कंटिन्यूस हम वो चीज़ लेते रहते हैं, तो वो नाइफ जो है, जो टोबैको है, वो अंदर अल्सर फॉर्मेशन करेगा जो हील होने की बजाय एबनॉर्मल सेल डिविजन्स हो गए, वहाँ पे जो है वो अल्सर या किसी भी तरीके का ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बेसिकली नाइफ जो है वो स्टिमुलस फैक्टर है
ओके। अगर हम इंटेस्टाइनल कैंसर्स की, पेट के कैंसर की बात करें तो ये नाइफ हो सकता है हमारा फास्ट फूड हो जो हम लोग डेली खा रहे हैं। जंक फूड। हाँ, जंक फूड जो है वो नाइफ का काम कर रहा है। सो नाइफ को हमें अपनी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाइफ को अगर आप मान लीजिए, स्किन को जो मैं रेगुलर कट कर रहा हूँ, अगर वो 1 साल में एक बार कट होती है तो ये बॉडी की मैकेनिज्म होती है कि वो सेल्स रिपेयर हो जाती हैं। सो बेटर ये है कि आप उस स्टिमुलस को रोके अपनी लाइफ में, ताकि कैंसर ज़्यादा ना हो। पंजाब में कैंसर्स बहुत कॉमन है, बहुत सारे कैंसर्स हैं जो हम आगे आने वाले अपने एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। ये तो कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, इट कैन बी क्योर अगर हम इसको पहली स्टेज में डिटेक्ट कर लेते हैं। और कैंसर जो है वो पूरी तरीके से ठीक किया भी जा सकता है। राइट सर। सर जैसे हमने देखा कि अभी कुछ सालों में पेस्टिसाइड्स, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स बहुत इंक्रीज हो गया है ओवर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स पे। तो क्या ये एक मेन कारण है, स्पेशली जैसे कि हम कहते हैं कि मालवा रीजन ऑफ पंजाब, जो मालवा बेल्ट है विच इज़ नोन एज फूड बोल ऑफ द स्टेट, तो वहाँ पे भी बहुत कैंसर के केसेस हैं। तो इस पेस्टिसाइड्स जो हैं वो क्या दे आर वन ऑफ द रीजंस फॉर इंक्रीज इन कैंसर केसेस? यस, इट इज़ वेरी वेरी ट्रू। एंड सेकेंड, जो पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं फार्मर्स, जो यूज़ कर रहे हैं जो फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, डेफिनेटली ये सारे पेस्टिसाइड्स कार्सिनोजेनिक हैं, कैंसर कॉज कर रहे हैं। सो बेटर तो यही है कि हम पेस्टिसाइड जो यूज़ कर रहे हैं फार्मर्स को अवेयर करें, क्योंकि अनइंटेंशनली वो जानते भी नहीं है कि इसका इम्पैक्ट लोगों पे क्या हो रहा है। जो इंजेक्शंस दे रहे हैं, जो नेचुरल उसमें जो मैच्योर होते थे फ्रूट्स, अब उसको इंजेक्शन आर्टिफिशियल वे में हम मैच्योर करवा रहे हैं। सो डेफिनेटली इट कैन कॉज कैंसर। जब आप इसको कंज्यूम करते हैं, बच्चे, एडल्ट या कोई भी खाता है, वो केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। इंटेस्टाइनल कैंसर, पेट के कैंसर जो हैं वो बेसिकली पेस्टिसाइड्स की वजह से बहुत हो रहे हैं। सो नो डाउट कि पेस्टिसाइड्स को आने वाले टाइम के लिए हमें फार्मर्स को अवेयर भी करना पड़ेगा, और इस पेस्टिसाइड्स का यूज़ कहीं ना कहीं हमें कम करना पड़ेगा, और उसके रिप्लेसमेंट में नई नई चीज़ें हमें डेवलप करनी पड़ेंगी। तो सर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, या हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ऑब्वियसली बेटर हैं पेस्टिसाइड लेडन प्रोडक्ट से या वेजिटेबल्स? इट इज़ 100% करेक्ट कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं डेफिनेटली उसमें जो हम खाद यूज़ कर रहे हैं, जो भी फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं वो बड़े सेफ वाले हैं। और ऑर्गेनिक, आजकल का तो टाइम ही है कि हम जो भी फ्रूट्स या जो भी वेजिटेबल्स घर में डेवलप कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हो रही है, नो डाउट आने वाले टाइम में इसने सारा रिप्लेस कर देना है चीज़ों को। राइट सर। तो अभी हमने कहा कि जो हम चीज़ खा रहे हैं, जो अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं, तो जैसे कि पेस्टिसाइड्स से लेडन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं, क्या सर जो हम प्रोडक्ट्स, जैसे कि हम मॉर्निंग से उठकर ही वी स्टार्ट यूजिंग केमिकल्स लाइक इन द फॉर्म ऑफ मे बी टूथब्रश, टूथपेस्ट, या फिर हम क्रीम्स यूज़ करते हैं, तो क्या स्किन पर लगाने से केमिकल्स, या मेकअप करती हैं लेडीज़, तो क्या उसका भी इफेक्ट होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? देखिए, केमिकल्स जो हैं बेसिकली वो हमेशा डेंजरस फॉर्म में ही होते हैं, बट केमिकल्स जो यूज़ होते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिकली यूज़ हो रहे हैं, क्रीम्स में यूज़ हो रहे हैं, या शेविंग क्रीम है, या फीमेल्स के लिए जो कॉस्मेटिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो केमिकल्स एक लिमिट तक एक्सेप्टेबल हैं। बट अभी जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि आपको केमिकल की वैल्यूज़ नहीं पता होती हैं, और उसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो अननोइंगली पेशेंट या कोई भी पर्सन यूज़ कर लेता है, उसके रिएक्शन, सीवियर एलर्जी रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो नो डाउट कि ये जो केमिकल्स हैं कहीं ना कहीं ये स्किन कैंसर भी कॉज कर रहे हैं, जो कि बहुत डेंजरस है। और आने वाले टाइम में जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने इतने सालों में कैंसर पेशेंट्स देखे हैं, तो नो डाउट कि वो चीज़ें अब बदलने वाली हैं, और हम वापस उस तरफ जा रहे हैं कि हम नेचुरल या नॉर्मल चीज़ों को यूज़ करें इसमें। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन आता है कि क्या जो प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, या पैराबेन सल्फेट हम कहते हैं, अगेन ये कैंसर कॉजिंग है? क्या कुछ स्टडी हुई है इन पे, या कुछ रिपोर्ट्स हैं जिससे ये पता चले कि ये कैंसर कॉजिंग है भी या नहीं? एक्चुअल में रिपोर्ट्स अभी प्रैक्टिकली अवेलेबल तो नहीं है, बट रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन। कुछ जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं डेफिनेटली वो कार्सिनोजेनिक है, और आने वाले टाइम में इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी हमारे सामने होंगे। तो बेटर है जितनी केमिकल्स को आप अवॉइड कर सकते हैं, नेचुरल चीज़ों को जितना आप यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। राइट सर, उसके बाद आता है एक बड़ा ही क्योंकि हम चीज़ों जो फेस पे अप्लाई कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो सनस्क्रीन। तो आजकल बहुत है कि आपको सनस्क्रीन के बिना यू शुड नॉट गो आउट। तो क्या ये आप इस बात से मतलब सहमत हैं कि सनस्क्रीन लगानी बहुत ज़रूरी है? डू यू बिलीव दैट?
अगर हम लोग 10 इयर्स बैक पहले की बात करें तो आई थिंक जो टेम्परेचर था, अगर हम गर्मियों की बात करते हैं तो उसमें इतना नहीं अफेक्ट करता था। बट इस डिकेड में, लास्ट डिकेड में बहुत चेंजेस हुए हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग जो स्टार्ट हुई है, सो उसमें नो डाउट कि जो चेंजेस आ रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो डेफिनेटली स्किन को बहुत डैमेज कर रही है। और जो स्किन कैंसर है वो डेफिनेटली इट इज मेनली डायरेक्टली रिलेटेड विद द सन एक्सपोजर। तो अगर वो सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है और उससे वो डैमेज स्किन हो रही है, वो कैंसर कॉज कर रहा है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर है कि यू कैन यूज सनस्क्रीन टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम कैंसर। तो सर सन बाथ लेना, सनस्क्रीन लगा के, या हम विंटर्स में हमारे पंजाब में ये हम सर्दियों में बैठते हैं धूप में बाहर, तो सनस्क्रीन लगा के बैठ जाएं अगर, तो इज इट सेफ? It's always better if you are going for the sunscreen bath, then it is recommended for 30 minutes only, not more than 30 minutes. And it should be after the sunrise, and then after sunrise you can use this sun bath for 30 minutes only. And in during the afternoon time it is not recommended. So early morning जो आपका sun exposure होता है, that is recommended for the vitamin D deficiency. Vitamin D deficiency. So basically जैसे कहते हैं कि 10 AM to 4 PM maximum exposure रहता है UV rays का. So during that time we should not take sun bath. Sure, before or after that, right sir. सर एक है कि ये एक मिथ कह लीजिए या फैक्ट है, ये आप बताएंगे कि शुगर अगर हम कम कर दें या बंद कर दें बिल्कुल, तो कैंसर सेल्स अपने आप ही मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इज इट अ फैक्ट? सो बेसिकली शुगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। सो विदाउट शुगर, विदाउट ग्लूकोज हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। एंड जो ग्लूकोज होता है वो हमारी ब्रेन में सप्लाई होती है, उसकी ऑर्गन्स में सप्लाई होती है, तभी हमारी बॉडी नॉर्मली वर्कअप कर पाती है वो। बट ये शुगर जैसे नॉर्मली क्या होता है, सेल्स ग्रो करती हैं, सेल्स वर्क करती हैं बिकॉज ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन। बट ये ग्लूकोज नॉर्मल सेल्स में भी जाता है, कैंसर सेल्स में जाता है, तो थोड़ा सा उसको नर्चर करता है, नरिश करता है। इस वजह से कहा जाता है कि शुगर जो है वो आपके कैंसर को बढ़ा रही है। बट अभी तक ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जो ये प्रूव कर रही है कि आपको शुगर कम खानी है जिससे कि आपका कैंसर कम हो जाए। तो शुगर बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, बट कितनी क्वांटिटी लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। आपको ना बहुत एक्सेस में लेनी है, ना बहुत कम लेनी है। सो अभी तक कोई प्रैक्टिकली एविडेंस नहीं है जो ये बताए कि शुगर की वजह से कैंसर बढ़ रहा है वो। तो मतलब एक बार कह सकते हैं कि शुगर लेना या ना लेना अभी ये मिथ ही है कि कैंसर को ज़्यादा बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। बिल्कुल मैम। अब वैसे भी आप शुगर ज़्यादा लेते हैं, एक आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज शुगर ज़्यादा इनटेक हो रही है, डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो बेटर है कि आप उसको कम अमाउंट में ही लें। बट एकदम बंद करने वाला कॉन्सेप्ट अभी तक कहीं पे भी प्रैक्टिकली प्रूव नहीं है। तो फास्टिंग से सर जैसे कहते हैं कि ना आफ्टर फ्यू वीक्स आपको फास्टिंग करनी चाहिए, तो क्या उसमें भी हेल्पफुल होता है कैंसर ना होना? और एक्चुअल में फास्टिंग जैसे कि पहले के टाइम में लोग बहुत करते थे, अभी ट्रेंड काफ़ी बदल गया है। बट फास्टिंग किस तरीके से एडवांटेज करती है आपकी बॉडी को? नॉर्मली क्या होता है, फास्टिंग में आप अपने लिवर को रेस्ट दे रहे हैं, लिवर लोड जो है वो आप रिड्यूस कर रहे हैं। अगर आप 6 डेज जो है डाइट अच्छे से लेते हैं, न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं, बट एक दिन आप अपने लिवर को डिटॉक्सिफाई होने के लिए टाइम देते हैं, तो डेफिनेटली इट विल गिव्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। सो आई थिंक फास्टिंग जो है वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा मेथड है अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए। सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, डायबिटीज, बीपी, आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हो फास्टिंग के थ्रू। सर नेक्स्ट है कि जैसे स्मोकिंग का तो सबको पता ही है कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होने के बहुत चांसेस रहते हैं, लेकिन क्या अल्कोहल हो गया या कोई और जो आजकल ड्रग्स बहुत प्रिवेलेंट है, तो क्या उनसे भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? और स्मोकिंग तो बिल्कुल क्लियर है मैम, स्मोकिंग की वजह से ओरल कैविटी कैंसर, लंग कैंसर बहुत कॉमन है। एंड ड्रिंक की वजह से, अल्कोहल की वजह से जो लिवर सेल कार्सिनोमा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं उनको भी ओरल कैविटी कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट स्मोकिंग एक एड ऑन उसमें वर्क करता है कि अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, तो वहाँ ओरल कैविटी कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वो क्रोनिक स्मोकर है, स्मोकिंग बहुत टाइम से कर रहा है, तो वो जो रेशियो है वो 80-90% बढ़ जाता है।
और यही नॉर्मल पर्सन में वो 50% होता है, और वो अगर अपने को रोक लेता है, स्मोकिंग को स्टॉप कर देता है, देन वो कैंसर में डेवलप होने का चांस जो है वो रिड्यूस हो सकता है। हो सकता है। राइट सर। सो सर, जैसे आपने कहा कि स्मोकिंग से या टोबैको से या अल्कोहल से होता है। सर, एक जगह मैंने पढ़ा था कि शार्प टीथ जो हैं वो भी एक रीज़न हो सकते हैं फॉर कैंसर, माउथ कैंसर के लिए, तो ये ट्रू है? बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो शार्प टीथ है, जो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं बेसिकली, इसमें शार्प टीथ जो है वो आपकी बक्कल मिकोजा, जो इनर गाल की मिकोजा होती है, उसको काफ़ी हद तक इरिटेट करता है, रब करता है। जब आप फूड को स्वेलो करते हैं, उसको जब मैस्टिकेट करते हैं, चबाते हैं, तो बार बार वो जो डिस्ट्रप्शन होता है उस टूथ और म्यूकोसल मेम्ब्रेन के बीच में, देन इट कैन कॉज अल्सरेशन। और जो मैंने आपको पहले एक थ्योरी बताई थी कि अगर एक नाइफ, तो वो नाइफ यहाँ पे हमारा जो है वो बिल्कुल वो टीथ जो है, जो बार बार आपकी म्यूकोसा मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर रहा है, वो यहाँ नाइफ का ही काम कर रहा है, जो आगे चल के बहुत टाइम के बाद, 2-3 साल के बाद, वो कैंसर का फॉर्मेशन कर सकता है मैम। ओके सर, तो मतलब कोई भी अगर हमारी बॉडी में इंजरी हो गई है या कोई वुंड है, तो उसको बार बार आप कह सकते हो कि उसको मतलब छेड़ने से कहें अगर, तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। एक कहने का, एग्जांपल देने का मतलब यही था मैम कि अगर कोई कुछ भी पार्ट में अगर आप इरिटेशन हो रहा है, उसको आप हील होने का टाइम दो। हील आप कैसे कर सकते हैं? जब उस चीज को, उस स्टिमुलस को वहां से आप हटा दोगे। बट वो स्टिमुलस अगर बार बार उस जगह पे रिपीट होता रहेगा, तो डेफिनेटली वो आगे चल के जो है नेगेटिव, कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देगा ही बॉडी में। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे पॉल्यूशन, सो आजकल पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, तो एक WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी जो लिमिट है वो है 5 माइक्रोग्राम्स, लेकिन दिल्ली या जैसे लुधियाना जैसे बहुत ही पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, तो उसमें जो वो लिमिट चली गई है वो है 105 मिलीग्राम। तो इज़ दिस अ रीज़न फॉर वेरियस डिजीजेस लाइक एस्थमा, भी हमें पता है कि इससे डेफिनेटली होता है, तो कैंसर भी क्या एक हो सकता है इससे? बिल्कुल मैम, इसमें जो ये जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उनके जो फ्यूम्स निकल रहे हैं, उनके जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये सब डेफिनेटली जो है पॉल्यूशन तो दे ही रहे हैं, साथ में बहुत सारी डिजीजेस दे रहे हैं। लाइक जैसे डायबिटीज़ है, वो उसका भी रिलेशन है, बीपी का भी रिलेशन है, एंड सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट है कैंसर, तो डेफिनेटली डायरेक्टली इसका रिलेशन है कैंसर से। लंग कैंसर जो मैक्सिमम पंजाब में हो रहा है, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। स्मोकिंग तो नो डाउट एक इटियोलॉजी है कि उसकी वजह से, स्मोकिंग की वजह से है, बट पॉल्यूशन इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द कार्सिनोमा लंग। वो भी एक तरीके से स्मोकिंग है कि हम इतना एग्जैक्टली, सो एक्टिव स्मोकिंग, एक तो एक्टिव स्मोकिंग है, आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हो थ्रू दिस पॉल्यूशन। सो पॉल्यूशन जो है वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। एलर्जिक रिएक्शंस बहुत हो रहे हैं, एलर्जिक रिएक्शंस बहुत हो रहे हैं, लाइक एस्थमा बहुत हो रहा है, एंड सेकंड ये सब चीजें जो मिलके जो कर रही हैं, स्किन कैंसर्स भी बहुत कॉमन हो गए बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। सो जो एलर्जिक रिएक्शंस है वो आगे चल के जो स्किन कैंसर्स भी बहुत ज्यादा कॉज कर रहे हैं। ओके सर। सर, एक बहुत ही जैसे हमने पहले भी बात करी है कि कॉस्मेटिक्स बहुत आजकल ट्रेंड है कि मेकअप लगाना एंड ऑल, और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि जो एक फीमेल है या एक वीमेन है, तो वो ऑलमोस्ट 1.8 kgs टू 4 kgs लिपस्टिक जो है वो इंजेस्ट कर लेती हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, तो क्या वो भी एक हो सकता है? बिल्कुल, अल्टीमेटली अगेन इट इज अ केमिकल मैम। सो केमिकल हमेशा जब भी, बिल्कुल, एंड जो केमिकल बॉडी के अंदर जाएगा, इट विल कॉज सम नेगेटिव चेंजेस इन बॉडी। सो इट्स ऑलवेज बेटर है कि ब्रांड आप यूज करवाएं उसमें। और नॉर्मल ये होता है कि ये जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं अनइंटेंशनली, जो काफ़ी सारे फीमेल्स हैं उनको मालूम ही नहीं होता ये क्या है, और कॉस्ट वाइज कई बार कॉस्ट कटिंग के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो नो डाउट कि कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट तो होता ही है इसका। तो हमेशा यही है कि आप प्रॉपर देख के सिलेक्ट करें उन चीज़ों को। कॉस्मेटिक चीज़ों को तो हमेशा प्रॉपर वे में देख के, उसके जो पैरामीटर्स हैं उनको चेक करने के बाद ही यूज करना चाहिए जी। और ये भी है कि जितना कम से कम हो सके उतना यूज करें, एंड सेकेंड जो रूटीन में ना करें इतना। हाँ जी, बिल्कुल मैम। हाँ, तो अब लिपस्टिक लगाने से डरना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है सर। सर, जैसे फैमिली हिस्ट्री है किसी, जैसे मेरे नानी थे तो उनको ब्रेस्ट कैंसर था, तो क्या इसका रिलेशन आगे भी जाता है?
फैमिली हिस्ट्री हो तो उसका डिपेंड करता है। फीमेल्स में जो ब्रेस्ट दो कैंसर बेसिकली बहुत कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइक्स कैंसर, इट इज आल्सो नोन एज द यूटेरस कैंसर। ओके, सो जो ब्रेस्ट कैंसर है उसमें नॉर्मली इट इज कॉमन इन द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मीन्स कि अगर किसी मदर सफ़र कर रही हैं कार्सिनोमा ब्रेस्ट से, तो उनकी डॉटर को या उनके सिबलिंग्स को या उनकी मदर को वो कार्सिनोमा ब्रेस्ट होने के 50% चांसेस होते हैं। सो इट इज़ मोस्ट कॉमन इन द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। सो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, स्क्रीनिंग्स हैं आजकल की। अगर मदर को हुआ तो उनकी डॉटर्स को या उनके सिस्टर्स को वो प्रॉपर टेस्ट के थ्रू जो है वो सारी चीज़ें करवानी चाहिए, ताकि उनको ये क्लियर हो जाए कि वो जीन्स उनके अंदर है या नहीं है। सो जैसे अभी एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी हैं हिना खान, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है एंड शी इज़ वेरी यंग। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एज के साथ होता है, मतलब इट कुड बी बहुत यंग एज में भी हो सकता है। एक्चुअल में जो ब्रेस्ट कैंसर है बेसिकली इट इज़ अ ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर। सो जब भी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन लेवल जो एक्सेस में हो रहा है, नॉर्मली ये 40 इयर्स के बाद होता था पहले, कि 40 इयर्स के बाद में जो ईस्ट्रोजन एक्सेस में होता है तो इट कैन कॉज कैंसर। बट अभी जो एक बहुत ज़्यादा जो हैवी हार्ड वर्किंग लोग हैं, स्ट्रेस बहुत है, तो उसकी वजह से भी ईस्ट्रोजन एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसकी, जो आजकल जो कैरियर बनाने के चक्कर में जो लोगों की मैरिज है 35 इयर्स स्पेशली सेलिब्रिटीज में, तो उसकी वजह से भी वो ईस्ट्रोजन एक्सपोजर उनको ज़्यादा हो रहा है। सो एक रीज़न ये भी है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं जितने, वो काफ़ी लेट मैरिज करते हैं, तो उससे ईस्ट्रोजन का जो एक्सपोजर उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके सर, आजकल सबकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, चाहे वो छोटा बच्चा हो क्योंकि पेरेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, या करियर को लेके, या फैमिली इश्यूज के कारण। तो स्ट्रेस आजकल बहुत ही सबकी लाइफ में है। तो क्या स्ट्रेस और कैंसर का रिलेशन है? देखिए, नॉर्मली होता 50% साइंस वर्क करती है और 50% जो है पर्सन की खुद की पॉजिटिविटी वर्क करती है। कि लाइक कैंसर के जीन्स सबके पास रखे हुए हैं, हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास वो कैंसर के जीन्स हैं, बट किसी में एक्सप्रेस हो रहे हैं, किसी में नहीं हो रहे। तो रीज़न क्या है, किस में एक्सप्रेस हो रहे हैं? जो बहुत ज़्यादा, जिसकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच रख रहा है, जो पॉजिटिव नहीं है, हर बात में नेगेटिविटी वो ढूंढ रहा है, तो उससे क्या होता है, बॉडी के अंदर जो नेगेटिव हार्मोन्स है वो ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, और जो बैलेंस है पॉजिटिव नेगेटिव हार्मोन्स का वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। सो नॉर्मली ये रिकमेंडेड है कि आप अपनी लाइफ में जो आप अपनी ये जो बेसिकली हम लाइफ अपनी जीते हैं, उसमें हमने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि पॉजिटिव हार्मोन्स हमारे अंदर रहे, और वो स्ट्रेस की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गए। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो सारी थॉट जो हमारी माइंड पे रहती है, बोलते हैं कि आपका जो दिमाग है वो आपकी बॉडी को रन करता है। और दिमाग में अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन को फीवर नहीं है, उसको एक रूम में मैंने बैठाया और उसको बोला टेम्परेचर चेक किया, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, एंड देन कुछ टाइम बाद 1 घंटे बाद बोला नहीं आपको फीवर है, देन उसके बाद 2 घंटे बाद हम रिपीट करते रहे उसको, कॉन्टिन्यूस हम बोलते गए कि नहीं तुम्हें फीवर है, और एक दिन उसको उस रूम में ही रखा हमने, नेक्स्ट डे उसको फीवर हो जाना है। रीजन है कि जो हमने इतनी चीजें, जो उसको इतने सारे इम्पल्स दिए, वो उसने वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। तो एक टाइम पे वो सोचेगा नहीं इतने लोग बोल रहे हैं तो मतलब मेरे को फीवर है। सो दिस इज अ बेसिकली पावर ऑफ ब्रेन, कि ब्रेन जो सोच लेगा बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ अदर्स मेंबर्स साइकोलॉजिकल स्टेटस, अगर ये सब चीज़ें आपस में मर्ज हो जाएंगी तो डेफिनेटली वो पर्सन जो है वो नेगेटिव अप्रोच में चला जाएगा। तो हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपने दिमाग को कूल एंड काम रखें। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर डिजीज़ अपनी अर्ली स्टेज में या डिजीज़ नहीं भी हुई है, हमेशा जस्ट गिव पॉजिटिव थॉट्स कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप ब्लेस्ड हैं, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो नो डाउट कि आपके पॉजिटिव हार्मोन ज़्यादा होंगे। और आजकल के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है पॉजिटिव रहना क्योंकि नेगेटिविटी इतनी हमारे एनवायरनमेंट में है कि आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी आपको इतने नेगेटिव वाइब्स मिल जाएंगे, वो हम बहुत ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो पॉजिटिविटी है इट विल टेक टाइम, बट तो लास्ट में यही मानना है मेरा कि आप जो माइंड से सोचते हैं, अगर कोई डिजीज नहीं हुई है तो आप उसको रोक सकते हो अपने पावरफुल थॉट से, और अगर हो गई है तो आप उससे फाइट करके 100% क्योर हो सकते हैं आप अपने थॉट से। तो 50% साइंस है एंड 50% इज अ वर्क ऑफ द पॉजिटिव थॉट्स।
तो मतलब जितने हमने अभी तक डिस्कस करे हैं फैक्टर्स, तो आपके हिसाब से स्ट्रेस इज द मेन कॉज जो कि कैंसर क्रिएट मतलब कर जी, सकता है? देखिए मैम, स्ट्रेस तो डेफिनेटली कॉज कर ही रहे हैं, तो इसमें एक मेन है कि पोल्यूशन, हम लोग लुधियाना से हम लोग पोल्यूशन नहीं हटा सकते, नहीं हटा ठीक सकते, है। बिल्कुल। आप पेस्टिसाइड्स को हम नहीं रोक सकते अभी, वो हमारे पास आ रही है। सो अल्टीमेटली आपके पास क्या ऑप्शन रह गया है? आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स इतने कलेक्ट करें, इतने सीक्रेट करें थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योगा, कि वो आपको फाइटिंग करने की, इनसे बचने की जो कैपेसिटी, फाइटिंग कैपेसिटी है, वो आपकी डेवलप हो जाए। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमें हमेशा हर हाल में खुश रहना चाहिए। एग्जैक्टली मैम, जो आप खुश रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। आप आने वाले टाइम में डायबिटीज़ को, बीपी को, कैंसर को, सबको रोकेंगे। सो ठीक है, पॉल्यूशन है, बीमारियां हैं, बट उसको हम पहले से ही रोक दें, और रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे माइंड का बहुत स्ट्रांग होना। बिल्कुल। सर, जैसे ये भी कुछ होता है कि जैसे बहुत सारे आजकल वीगन डाइट्स एंड वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, तो बिल्कुल वीगन जाना या नॉन वेजिटेरियन होना या वेजिटेरियन होना, तो इन चीज़ों पर भी क्या डिपेंड करता है कैंसर? बेसिकली अभी जैसे अगर आप देखेंगे, नॉन वेजिटेरियन डाइट में कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो बहुत कॉमन है, बट स्टिल कोई भी डाइट खराब नहीं होती है, वेदर इट इज़ वेज और नॉन वेज। एक्सेस जो है वो हमेशा, जब अति होती है किसी भी चीज़ की, तो डेफिनेटली इट विल डैमेज योर बॉडी। सो आप कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर आप वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉर, बट वेज में भी अगर फास्ट फूड आप ज़्यादा खा रहे हैं देन अगेन इट इज़ हार्मफुल। नॉन वेज डाइट में डेफिनेटली कुछ आजकल ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट यही है कि आप जो भी डाइट यूज़ करते हैं प्रॉपर सोच समझ के उसको यूज़ करें, ताकि वो आपकी बॉडी में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना करे। राइट सर। सर, आजकल हम मोबाइल्स बहुत यूज़ कर रहे हैं, मतलब तो मोबाइल्स और रेडिएशंस तो हमें पता ही है कितनी हार्मफुल होती हैं, तो क्या मोबाइल से जो रेडिएशंस है वो भी इतनी हार्मफुल हैं कि वो कैंसर कॉज कर सकती हैं? देखिए, नॉर्मली जो मोबाइल्स होते हैं उसमें एक रिकमेंडेड डोज की रेडिएशन ही मेंटेन होती है बेसिकली, बट अगेन आप ये सोचिए कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप कोई पर्सन अमेरिका में है, आप यहाँ बैठे हैं, उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी है, एक आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं जो वहाँ से बैठ के आप तक ट्रैवल कर रही है। अगर वो वहाँ से यहाँ तक हमारे पास ट्रैवल कर रही है, तो क्या हमारे एक रूम से दूसरे रूम में या हमारे पिलो के नीचे से हमारे हेड तक नहीं जाएगी? जाएगी वो। सो मेरा हमेशा यही रिकमेंडेशन में है कि अगर नॉर्मली जो है, अभी ये रिसर्च चल रही है इस पे, बट जो प्रैक्टिकली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत ज़्यादा अगर इंसोम्निया है, नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे, डिप्रेशन है, ब्रेन ट्यूमर अगर हो रहा है, सो उसका सिंपल रीज़न है कि हम जो अपना मोबाइल है रात को पिलो के नीचे रख के सोते हैं, और कॉन्स्टेंटली जो है रेडिएशन हमारे ब्रेन में जाती रहती है, बॉडी में जाती रहती है, जो हमें हमेशा नेगेटिव साइड ही लेके जा रही है। तो मेरी यही रिकमेंडेशन है कि पिलो के नीचे कभी भी मोबाइल रख के नहीं सोए। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले भी लोग वर्क करते थे, बट लैंडलाइन होता था, बट हमारे पास मोबाइल ज़्यादा है, हर वक्त मोबाइल कैरी कर रहे हैं, हर वक्त रेडिएशन ले रहे हैं, और यही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से हम लोग और बीमारियों की तरफ जाते जा रहे हैं। सो रिकमेंडेशन मेरी यही है कि पिलो के नीचे आप मोबाइल बिल्कुल भी ना रखें, एंड कोशिश करें उसको अपने सेपरेट रूम, सेकेंड रूम में रखें, दूसरे रूम में, जब काम खत्म हो गया तो दूसरे रूम में जाके रखते हैं। सर, एक बड़ी फेमस कंपनी है टपरवेयर, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने बैंकरप्सी अनाउंस करी है, तो क्या रीज़न है? मतलब आजकल लोग, और इवन मैं भी, अगर आप मेरे घर में भी देखें तो प्लास्टिक ऑलमोस्ट हम अवॉइड करते हैं, तो प्लास्टिक और कैंसर का क्या रिलेशन है? मैम देखिए, अगर हम लोग पुरानी हिस्ट्री में देखें तो पहले हम लोग जो खाना गर्म करते थे वो अपने यूटेंसिल्स जो यूज़ होते थे वो गैस के ऊपर रख के करते थे। फिर एक टाइम आया, हम माइक्रोवेव करना शुरू हो गए, फिर माइक्रोवेव के लिए अलग से प्लास्टिक मटेरियल्स आने शुरू हो गए। सो अल्टीमेटली जब से ये चीज़ें डेवलप हुई हैं उसके बाद से कैंसर बहुत बढ़ गया है, रेज हो गया है। सो नॉर्मली अब हम लोग उस टाइम में वापस जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड हो रही है चीज़ें कि जो प्लास्टिक आप किसी भी फूड कंटेनर को जो यूज़ कर रहे हैं, जो प्लास्टिक है, डेफिनेटली जब उसमें से वो कुछ नेगेटिव जो केमिकल्स होते हैं वो रिलीज होते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं जाके बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। और हॉट फूड जो है वो ज़्यादा, मेरे ख्याल से, बिल्कुल मैम, सो वो आप एक एक्सपोजर ज़्यादा दे रहे हैं उसमें।
सो माइक्रोवेव जो हम लोग यूज कर रहे हैं नॉर्मली हर बंदा यूज कर रहा है आजकल, सो नहीं करना चाहिए। आप नॉर्मल वापस अपनी पुरानी जैसे 15 साल पहले चीजें थी, हमें एक बार जरूर सोचना चाहिए रुक के कि हम लाइफ जो चाहते थे वो इस तरीके की, या हम पहले वाली 15 साल पहले वाली लाइफ हमारी ज्यादा बेटर थी। सर तो आप कह रहे हैं कि माइक्रोवेव से जो रेज आती हैं वो भी डेंजरस हो सकती हैं। एग्जैक्टली मैम। सो आप जो गर्म कर रहे हैं, जो आप फायर, हम जो आग यूज करते हैं गैस में, वो एक नॉर्मल वो रहता है इसका, बट एक रेज हम यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल चीजें जो है, तो डेफिनेटली वो एक आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट दे ही रही है मैम। तो बेसिकली हमें रेज जो रेडिएशंस जिनको बोलते हैं उनसे दूर रहने चाहिए। देखिए लास्ट में गवर्नमेंट तो ये कहती है सब रिकमेंडेड डोजेज हैं, बट स्टिल सेफ्टी के लिए आप उससे दूर ही रहें तो ज्यादा बेटर है। डेफिनेटली। सर क्या सारे टाइप ऑफ कैंसर्स डेंजरस होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कैंसर बॉडी के हेड से लेके टो तक किसी भी पार्ट में हो सकता है। और जो कैंसर डिपेंड करता है वो किस पार्ट में है, उसकी स्टेजिंग अलग अलग होती है। और नॉर्मली जो है कि अगर कोई भी कैंसर है, अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज तक होता है तो वो 100% क्योर किया जा सकता है। बट मेन कंडीशन है कि उसके स्प्रेड होने के पहले पेशेंट प्रॉपर वर्कअप करवा के डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, ताकि उसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकें। राइट। चांसेस क्या रहते हैं कि लेट अस सपोज कि कोई 4th स्टेज है, क्या उससे भी क्योर हो सकता है? अगर 4th स्टेज में कैंसर चला जाता है तो मैम उसमें जो नॉर्मली ट्रीटमेंट होता है वो पैलेटिव ही होता है। पैलेटिव का मतलब है वी कैन एक्सटेंड द सर्वाइवल, हम उसके सर्वाइवल को थोड़ा बढ़ा देते हैं, बट प्रॉपर क्योर करना पॉसिबल उस टाइम पे नहीं होता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि कैंसर क्योरेबल है, ट्रीटेबल है, अगर अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाए। बिल्कुल मैम जी। राइट सर। तो कुछ ऐसा भी है सर कि कोई बॉडी पार्ट जो है वो ज़्यादा प्रोन है कैंसर से? एक्चुअल में आप देखेंगे ऐसा मैम, अगर हम लोग बात करें हेड से टो तक में, तो जो ब्रेन ट्यूमर है बेसिकली वो भी मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में बहुत कॉमन है। स्मोकिंग वाला जो स्मोकिंग से रिलेटेड कार्सिनोमा लंग है, सो ये बेसिकली जो मेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्विक्स कैंसर जो है फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। तो ये बॉडी की किसी भी पार्ट में अफेक्ट कर रहा है। ब्लड कैंसर है, ये 6 मंथ के बच्चे से लेके 90-100 ईयर्स ओल्ड एडल्ट तक सबको होने के चांसेस होते हैं इसमें। ओके, तो मतलब जेंडर स्पेसिफिक भी मतलब जेंडर स्पेसिफिक से भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल मैम। जैसे अगर देखेंगे कार्सिनोमा ब्रेस्ट एंड कार्सिनोमा सर्विक्स जो है, कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम, ये फीमेल्स में बहुत कॉमन है। अगर हम लोग मेल्स की बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, लंग कैंसर जो है वो मेल्स में बहुत कॉमन है। तो सर आप कुछ हमें हमारे व्यूअर्स को बताइए कुछ ऐसे सिम्टम्स जो नॉर्मली हर कोई डिटेक्ट कर सकता है, या जहाँ ज़रूरत लगती है कि चलो एक बार डॉक्टर से जाके मिलके उनसे उनकी एडवाइस ले लें, तो उसके कुछ बेसिक सिम्टम्स जो इजीली डिटेक्टेबल हो वो प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स को। सो अगर ब्रेन ट्यूमर के बारे में हम लोग बात करें, अगर कोई पर्सन है, मेल या फीमेल, कोई भी पेशेंट है, अगर उनको किसी भी तरीके से वॉक करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, या कभी ऐसा लग रहा है कि वो वॉक प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, उनका बैलेंस नहीं बन रहा है, स्लीपर्स पहनने में घर में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, या किसी भी तरीके का हेडेक बहुत टाइम से हो रहा है और वो उनको अनकॉन्शियस हो जाते हैं, सो डेफिनेटली वो ब्रेन ट्यूमर के एक सिम्टम्स हो सकते हैं। और अगर बात करें ओरल कैविटी कैंसर या माउथ कैंसर की, किसी भी तरीके का कोई भी अल्सर, लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर जो किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। और लंग्स के केसेस में अगर किसी भी तरीके की ब्रेथलेसनेस है, सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है, तो इट कैन बी ड्यू टू अ कार्सिनोमा लंग। फीमेल्स में अगर ब्रेस्ट कैंसर में लाइक अगर कोई भी लंप या कोई भी किसी भी तरीके की गट जो है अगर ब्रेस्ट में फील हो रही है, तो उसके लिए हमेशा एडवाइजेबल है कि आप इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड गो फॉर द फर्दर वर्कअप। एंड लंप या कोई भी गठान किसी भी तरीके की बॉडी के किसी भी पार्ट में, so it is always better कि you can go and consult with your doctor. It can be due to malignancy. ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जो लंप है वो कैंसर की हो सकती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो जिसकी वजह से लाइक ट्यूबरक्लोसिस है, उसमें भी नेक नोड्स आ जाते हैं, जो गठान है वो नेक में आ जाती हैं। बट 80% केसेस जो है, 80% केसेस में जो किसी भी तरीके की लंप है वो कैंसरस हो सकती है, तो आपको इसके लिए
फर्दर वर्कअप के लिए जाना होता है। एंड अगर दूसरी मैं बात करूं कार्सिनोमा सर्विक्स या यूट्रस कैंसर की, तो किसी भी तरीके की एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बाद अगर बहुत टाइम से हो रही है, तो आप अपनी गायनी से कंसल्ट करें, इमीडिएटली आप चेक करवाएं। और मेल्स में आफ्टर 40-45 ईयर्स ऑफ एज जो है प्रोस्टेट कैंसर इज़ वेरी वेरी कॉमन। सो उसके लिए एक प्रॉपर स्क्रीनिंग PSA टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, यू कैन कंसल्ट विथ योर डॉक्टर, एंड एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको लग रहा है बहुत टाइम से वो सिम्टम्स आपका नहीं जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से इमीडिएटली कंसल्ट करें। किसी भी तरीके का, लाइक अगर बहुत टाइम से फीवर नहीं जा रहा है और नेक नोड्स हैं, ये लिम्फोमा भी हो सकता है, एक ब्लड कैंसर भी हो सकता है उसमें। कई बार होता है हम लोग सारे टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस करवा लेते हैं बट स्टिल वो सिम्टम्स आपका नहीं जा रहा है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप यू कैन कंसल्ट योर ऑन्कोलॉजिस्ट। सर कोई ऐसी डिजीज़ भी है, जैसे डायबिटीज़ में हम कहते हैं बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कह सकते हैं एग्रीवेट हो जाती है, बहुत सारी और डिजीज़ेस एग्रीवेट हो जाती हैं, तो क्या डायबिटीज़ जैसी या कोई ऐसी और कोई डिजीज़ है जिससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसको हम प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस कहते हैं, जो कैंसर होने के पहले जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस। लाइक ओरल कैविटी में अगर वाइट पैचेस हैं कोई, और वाइट पैचेस जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, सो ल्यूकोप्लेकिया ये होती है 0 स्टेज होती है कैंसर की। अभी कैंसर हुआ नहीं है, 0 स्टेज में, बट अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट फ्यूचर में आप करवा लेते हैं, और उसको जैसे ल्यूकोप्लेकिया क्यों होता है, इट इज बिकॉज ऑफ टोबैको कंजम्पशन। अगर उसके बाद वंस ल्यूकोप्लेकिया इज डेवलप्ड, उसके बाद आप टोबैको को आप रोक देते हैं उस समय, तो वो अपने आप हील होना शुरू होता है। देन अगेन वो थ्योरी फिर से आपकी आ रही है कि आपने नाइफ को हटा लिया है, सो नाइफ हटा लिया है तो रिकवर होगी और वो 0 स्टेज माइनस में चली जाएगी, कभी भी प्लस में फर्स्ट स्टेज में नहीं आएगी। सो प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस बहुत सारी होती हैं, कुछ पॉलिप्स होते हैं बॉडी के अंदर, अगर वो आपको तंग कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। स्किन में कोई चेंजेस आपको दिख रहे हैं, वो आप इमीडिएटली डॉक्टर्स को इनिशियली दिखाएं। किसी भी तरीके की अगर लंप आपको लग रही है बॉडी के अंदर, सो इट्स ऑलवेज बेटर है कि आप अपने डॉक्टर को इमीडिएटली दिखा दें, ताकि वो कभी भी किसी और नेगेटिव चीज़ में कन्वर्ट ना हो। राइट सर। सर जैसे अगर हम बात करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट की, जिसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी आती है, तो उसमें ये पड़ा रहता है कि शायद सारे बाल झड़ जाएंगे, या स्किन खराब हो जाएगी, या एनर्जी लेवल्स इतने लो हो जाएंगे कि रूटीन काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सर ट्रू है? सो बेसिकली मैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। सो देयर आर 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर द कैंसर पेशेंट। नंबर 1 इज सर्जरी। सर्जरी क्यों ज़रूरी होती है कि अगर किसी भी पार्ट को, किसी भी ट्यूमर को निकालना है, सो वी नीड अ सर्जरी। एंड कीमोथेरेपी की वो जो डिजीज़ है वो कहीं स्प्रेड होकर किसी और पार्ट में ना जाए, उसके लिए कीमोथेरेपी यूज़ की जाती है। एंड लास्ट ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ द रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी फॉर इट इज मेनली गिवन फॉर द लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल मतलब उस जगह पे दोबारा रिलैप्स ना हो, रिकरेंस ना हो, उसके लिए रेडिएशन थेरेपी देते हैं। सो अगर हम कीमो रेडिएशन की बात करें तो ये ऑपरेशन के पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। अगेन कुछ कैंसर ऐसे हैं जो कीमो से ठीक होते हैं, लाइक लिम्फोमा है। कुछ कैंसर ऐसे हैं जैसे हेड एंड नेक में, ओरल कैविटी कैंसर में, लाइक आपका पायरिफॉर्म फोसा कैंसर है, सीए लैरिंग्स, अगर सर्जरी नहीं होती तो रेडिएशन विल बी मोर इफेक्टिव। सो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट के एज फैक्टर क्या है, उसके कोमॉर्बिड कंडीशंस कौन सी हैं और किस तरीके से पेशेंट का रिस्पॉन्स है, उसके बेस पे ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी हमेशा ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अगर कीमोथेरेपी देते हैं आप, उसमें तो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। कीमोथेरेपी में एलोपेशिया होता है, बाल झड़ने की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट अगेन इट इज रिवर्सिबल, इट इज नॉट अ इरिवर्सिबल। ये वापस आ सकते हैं और आ जाते हैं, ये हेयर ग्रोथ हो जाती है, बट कुछ टाइम के बाद जब वो पूरी कीमो कंप्लीट हो जाती है। एंड सेकेंड, स्किन चेंजेस काफ़ी होते हैं। स्किन चेंजेस के लिए हमेशा एडवाइस ये किया जाता है कि आप हाइड्रेशन प्रॉपर रखें उसमें, एंड प्रॉपर स्किन की आप केयर करें। सो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑलवेज योर गुड डाइट। तो वो डाइट
प्लस आपकी जो मेडिसिन रिक्वायर्ड है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एंड अबव ऑल जो मैं इतने टाइम से आपको यही बता रहा हूँ कि आपकी पॉजिटिविटी ऑफ योर माइंड, कि अगर आप अंदर से सरेंडर हो गए हैं देन डेफिनेटली इट विल बी अ डिफिकल्ट फॉर यू, बट आप अंदर से पॉजिटिव रहते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें वो प्रॉब्लम्स नहीं आती है। सो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि वो थ्योरी हम लोग सबको बताते हैं कि 50% साइंस ने वर्क करना है और 50% आपके पॉजिटिव एटीट्यूड ने। जब वो दोनों चीज़ें कंबाइन करते हैं तो जो पेशेंट्स फॉलो करते हैं वहाँ रिजल्ट्स हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। और जो पेशेंट अपनी नेगेटिव एनर्जी में ट्रैप हो जाते हैं और जो नहीं चाहकर भी उससे नहीं निकल पाते तो वहाँ रिजल्ट्स थोड़े से खराब आते हैं। तो ये हमेशा रिकमेंडेड है, चाहे वो कैंसर हो कोई भी बीमारी हो, कि आप अपने दिमाग से उस बीमारी को सबसे पहले निकालें, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है उसको आप करवाएं। तो एक पॉजिटिविटी, ज़ील टू लिव, और मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रीटमेंट में भी। और बिल्कुल मैम, बोलते हैं यूनिवर्स वो जो हेल्प करता है आपकी, वो आप अगर लाइफ के लिए पॉजिटिविटी रखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स की तरफ से ऑटोमेटिकली मिलेंगी। और उसके लिए लेकिन एफर्ट्स आपने करने हैं। सामने वाला डॉक्टर या कोई भी मोटिवेटर जो आपकी लाइफ में है वो बता सकता है, बट स्टिल आपको ही करना है। और आप एक ऑप्शन है, आप उसको करके देखें खुद कि आप बीमार होते हैं, चाहे वो कैंसर हो, किसी भी तरीके की बीमारी हो, आप अंदर से पॉजिटिविटी लेके आते हो कि नहीं मैंने फाइट करना है, मैंने लाइफ अपनी ऊपर वाले ने लाइफ जितनी भी दी है उसमें बहुत पॉजिटिव रह के करना है। सो आप खुद देखेंगे कि वो नेगेटिविटी आपके साथ से धीरे धीरे दूर हो जाती है और आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रह के हर डिजीज को फाइट कर पाते हैं। सर, ये कुछ टाइम पीरियड भी होता है कि कोई भी ट्रीटमेंट मैक्सिमम किस टाइम पीरियड तक चल सकता है? और ये अलग अलग कैंसर पे डिपेंड करता है कि लाइक जैसे अगर मान लो ब्रेन ट्यूमर है, उसमें सर्जरी होती है, रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत होती है, तो ऑलमोस्ट ये ट्रीटमेंट 1.5-2 महीने का होता है सर्जरी के बाद का। अगर ब्रेस्ट कैंसर है उसमें जो कीमोथेरेपी है वो काफ़ी टाइम तक चलती है, 6 मंथ भी हो सकते हैं, 1 ईयर भी, डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द डिजीज, कि वो स्टेजिंग अलग है। फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं जो करवाए जाते हैं, उसमें अगर वो रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है कि 6 मंथ तक ट्रीटमेंट चलना, 1 ईयर तक चलना है। अदरवाइज कुछ नॉर्मली जो फर्स्ट सेकेंड स्टेज में 1 ईयर में ट्रीटमेंट मैक्सिमम कंप्लीट हो जाते हैं और पेशेंट 100% क्योर भी हो जाते हैं उसमें। ठीक है सर, जैसे अभी आपने पहले भी बताया कि जो विमेन है उनमें ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर बहुत ज़्यादा है, और सर्विकल कैंसर की वैक्सीनेशन भी है, तो ये वैक्सीनेशन कितनी इफ़ेक्टिव है? क्या एज क्राइटेरिया इसका होता है, और क्या ऐसी और भी वैक्सीन हैं? सो नॉर्मली जो वैक्सीन आई है सर्वाइकल कैंसर में, तो इसके लिए पहले जानना ज़रूरी है कि सर्वाइकल कैंसर होता क्यों है। सो सर्वाइकल कैंसर जो है बेसिकली ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, उसके स्ट्रेन की, उस वायरस की वजह से होता है। और जो वैक्सीन है बेसिकली ये वैक्सीन जो है 13-14 ईयर्स के पहले गर्ल्स में अर्ली मेनार्की में एडवाइज्ड है कि बिफोर एनी सेक्सुअल एक्टिविटी इट शुड बी गिवन, और ये 14 ईयर्स के पहले रिकमेंडेड होती है, बट 45 ईयर्स तक भी लगवा सकते हैं, बट इफेक्टिव जो है जो मेनली है वो 14 ईयर्स के पहले ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और भी सर कोई कैंसर है जिनकी वैक्सीन अवेलेबल है? नॉर्मली अभी ऐसी वैक्सीन तो नहीं है, बट हाँ कुछ प्रिवेंटिव थिंग्स हैं, लाइक जैसे मैंने आपको बताया ओरल कैविटी में अगर ल्यूकोप्लेकिया है जो प्री मैलिग्नेंट है, आप प्रॉपर केयर करते हैं, प्रॉपर ध्यान रखते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो इट कैन बी रिवर्स। सो लास्ट में सिर्फ कार्सिनोमा सर्विक्स की वैक्सीन है। बाकी वैक्सीन जो है जो काम करने वाली है वो आपके माइंड में ही है, कि वो वैक्सीन जो माइंड में हमारे है कि हमने पॉजिटिव रह के अपनी बॉडी को पॉजिटिव हार्मोन्स की तरफ ही लेके जाना है, वो सबसे बड़ी वैक्सीन है जो हमारे माइंड के अंदर है। राइट सर। सर कुछ ऐसे खाना भी है, फूड, जो प्रिवेंट कर सकता है कैंसर को या एग्रेवेट कर सकता है कैंसर को? जैसे आपने जंक फूड का तो बताया ही है, या कोई पर्टिकुलर ऐसा खाना जो कम या ज़्यादा कर सकता है कैंसर को? ऐसे प्रॉपर फूड तो नहीं, बट हाँ जैसे अगर मान लीजिए कैंसर किसी को है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कीमोथेरेपी के जो दौरान है कुछ आपको जैसे सैलेड है, रॉ सैलेड है, वो हमेशा अवॉइड करने को कहा जाता है, बिकॉज कि उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत होते हैं। और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमने प्रिकॉशंस लेके फूड, लाइक फास्ट फूड मना किया जाता है। फास्ट फूड आप लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कॉन्स्टिपेशन होगा देन डेफिनेटली टॉक्सिन विल नॉट रिमूव फ्रॉम योर बॉडी, वो टॉक्सिन्स आपकी इम्यूनिटी को और डाउन करेंगे। सो हमेशा रिकमेंडेड है कि आप घर का
जो नॉर्मल आपका मील होता है उसी को आपने यूज़ करना है। बाहर की चीज़ें अवॉइड करवाते हैं क्योंकि वी डोंट नो कि वो किस तरीके से रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमेशा रिकमेंडेड होता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट कि आप हमेशा अपने घर की चीज़ को प्रेफर करें उसमें। राइट सर, कैंसर के लिए बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि मेमोग्राफी है, पेट स्कैन है, क्या तो प्लीज़ इनके बारे में कुछ बताइए। सो मेमोग्राफी जो है, बेसिकली मेमोग्राफी इज मेनली फॉर द डिटेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। सो ब्रेस्ट कैंसर में अगर किसी फीमेल को लग रहा है उसको कोई लंप है ब्रेस्ट में और उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद मतलब लगता है कि आगे फर्दर वर्कअप करवाना है, देन डेफिनेटली मेमोग्राफी इज़ वन ऑफ द चॉइस। सो मेमोग्राफी में जो बहुत शॉर्ट जो क्लिनिकली पैल्पेबल ग्रोथ नहीं है, इट कैन बी डिटेक्टेड इन द मेमोग्राफी। सो स्क्रीनिंग आफ्टर 40 years ऑफ एज, तो स्क्रीनिंग में जो है मेमोग्राफी इज इंडिकेटेड कि अगर आपको लग रहा है कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम लगती है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद आफ्टर 40 years ऑफ एज इट इज़ रिकमेंडेड कि आप क्लिनिकली आप खुद अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करें। इफ़ यू फील कि कहीं पे भी कोई लंप है, देन यू कैन कंसल्ट विद अ डॉक्टर, और वो फिर मेमोग्राफी के लिए एडवाइस किया जाता है। मेमोग्राफी के बाद जो आपने पैट स्कैन की बात की है, नॉर्मली पैट स्कैन जो होता है किसी भी कैंसर की एक्टिविटी को देखने के लिए वी विल गो फॉर दिस पैट स्कैन। पैट स्कैन पूरी बॉडी का होता है, हेड से लेके आपके पूरे टो तक सारी चीज़ें इसमें कवर्ड होती हैं। सो उसमें कोई भी अगर एबनॉर्मल कैंसरस सेल्स इट कैन बी डिटेक्टेड बाय द पैट स्कैन, बट पैट स्कैन इज नॉट रूटीनली इंडिकेटेड इन मैक्सिमम केसेस, इट इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर सम लिमिटेड केसेस कि अगर मान लीजिए सर्जरी होनी है, वर्कअप की जरूरत है, देन वी नीड अ पैट स्कैन। तो पैट स्कैन के पहले जैसे मेमोग्राफी हो गई, एफएनएसीज या बायोप्सीज है ब्रेस्ट कैंसर में कि अगर कोई लंप है, मेमोग्राफी में अगर लग रहा है कोई लंप पॉजिटिव है, देन पेशेंट हैज टू गो फॉर द एफएनएसी एंड बायोप्सी। So biopsy is always a confirmation for the cancer. Okay sir. सर कोई प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट अगर आप बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को तो प्लीज़। सो अगर आप कैंसर पेशेंट है और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो मैं दो चीज़ें ही बोलना चाहूँगा आपको। नंबर वन कि आप सबसे पहले जो आपके डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, डॉक्टर जो आपको एडवाइस कर रहा है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। एंड सेकेंड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार आप पेशेंट होता है वो एजुकेटेड होता है, अवेयर होता है, सो वो गूगल में जाता है, वो पढ़ता है कि अच्छा ये इस कैंसर में तो ये हो जाएगा, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम ये होती है कि जो गूगल है वो बेसिकली बुक है। एक बुक में से जो आपने एक टॉपिक लिखा हुआ, एक टॉपिक निकल के आपके सामने आ जाता है और उस टॉपिक में वो उन्होंने जो बुक में लिखी हुई चीज़ें हैं वो बताता है, बट प्रैक्टिकली जो इतने सालों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हम लोग देखते हैं, बुक में लिखा है कि ये साइड इफेक्ट्स 1% हो सकता है, बट हमारे दिमाग में ये आ जाता है, पेशेंट के दिमाग में ये आ जाता है गूगल में देखने के बाद कि ये साइड इफेक्ट होता है और शायद मुझे भी हो रहा है, बट आप ये उस चीज़ को देखना बंद कर देते हैं कि वो 1% केस में होता है, बट वो 1% केस में आप अपने को फील करना शुरू कर देते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, आप पढ़ो मत, गूगल में मत सर्च करो। आपके कोई क्वेरीज हैं, कुछ भी आपको लगता है, कोई डिस्कशंस करने हैं, आप अपने डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो आपको सारी चीज़ें बताएगा, क्योंकि वो सिर्फ बुक को ही नहीं, वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को भी देख रहा है कि ज़रूरी नहीं वो 1% आप 1% को हो रहा है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस को देखूं, जितने भी बुक्स में लिखी हुई चीज़ें होती हैं उसमें से 70% नहीं होती हैं, और उसके तरीके होते हैं कि हमने किस तरीके से उसको प्रिवेंट करना है। गूगल ने आपको ये तो बता दिया कि आपने ये साइड इफेक्ट है, बट वो ये नहीं बता रहा है कि वो 1% भी आपको नहीं होंगे अगर आप ये प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। एग्जैक्टली मैम, हाफ नॉलेज हमेशा डेंजरस होता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर यू कैन कंसल्ट विथ योर डॉक्टर, और अब अपनी मतलब चीज़ों को आप खुद देखो, डिस्कस करो, बट बार बार डिस्कस करने से जहाँ पे नॉलेज बहुत कम है, जहाँ पे वो एक्सपीरियंस चीज़ें नहीं है, वो आप उन चीज़ों में आप नेगेटिव हो जाएंगे। और मैंने जैसे कि कहा, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी बीमारी को 100% ठीक कर सकते हो साइंस और डॉक्टर के साथ। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो डॉक्टर जो है अपने 100% जो एफर्ट्स दे रहा है उसके रिजल्ट्स हमेशा अच्छे आएंगे। बस कंडीशन यही है कि आप किसी भी तरीके की नेगेटिविटी में मत जाए। अगर आपको क्यूरीज हैं, कुछ भी कंसल्ट करना है, यू कैन डिस्कस विथ योर डॉक्टर ओनली। तो गूगल क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। गूगल इज नेवर अ डॉक्टर। गूगल में आपने नहीं जाना, और अगर जाना है, आपने पढ़ा है, यू कैन डिस्कस विद योर डॉक्टर। राइट, बिल्कुल।
सर कुछ मिथ्स हैं जो कैंसर से रिलेटेड हैं, तो हम कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जी। क्या कैंसर कॉन्टेजियस है? बैठ के बात करने से या मिलने से या हैंडशेक करने से क्या ये फैलता है? बहुत सारे पेशेंट्स जिनके ट्रीटमेंट चल रहे हैं वो हमेशा मैक्सिमम लोग ये पूछते हैं कि सर ये मेरे किसी के ग्रैंड चिल्ड्रन है कि सर बच्चा मेरे साथ रह सकता है या नहीं। सो ये डेफिनेटली एक दूसरे से स्प्रेड नहीं होता है। सो अगर कोई भी कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है सो वो फैमिली के साथ बच्चों के साथ रह सकते हैं, साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं। सो ये बिल्कुल भी एक दूसरे से स्प्रेड नहीं होता है। ओके। सर ये भी माना जाता है कि सिर्फ जो एक एज के बाद ही कैंसर होता है या ज़्यादा लोगों को एक एज के बाद ही कैंसर होता है, तो क्या ये सही है? और नहीं, ये थ्योरी तो अब आजकल बिल्कुल बदल गई है कि बच्चे में भी कैंसर हो रहा है, लिम्फोमास जो है बच्चों में बहुत हो रहे हैं एंड सेकेंड ब्रेन ट्यूमर भी बच्चों में बहुत है। सो 1 मंथ के चाइल्ड से लेके 90-100 ईयर्स तक सब कैंसर से सफ़र कर रहे हैं। सो मेनली बस यही है कि जो कैंसर हो रहा है उसको जितनी अर्ली स्टेज में हम पकड़ लेते हैं तो उतनी हमारी लाइफ उतनी अच्छी हो सकती है। सो इट कैन अफेक्ट एनी एज। ओके। सर ये भी माना जाता है कि कैंसर को हम कभी क्योर नहीं कर सकते, कि एक बार क्योर हो गया ये वापस आएगा ही आएगा, तो ये क्या कहेंगे इस आप? बारे में भी मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लास्ट में रिकरेंस अगेन जो बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसमें ये मेंशन्ड है कि इतने परसेंट लाइक 5% चांसेस है रिकरेंस के। सो पेशेंट हमेशा पूछता है सर दोबारा आने के कितने चांसेस हैं, तो वो 5% चांसेस है। सो 5% पॉजिटिव चांसेस है, 95% जो है वो नेगेटिव चांसेस हैं। ओके। बट हमने एक इंफॉर्मेशन फीड कर ली अपने माइंड में कि 5% चांसेस हैं। सो वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट 95%, वी आर जस्ट इन्वॉल्विंग इन दैट 5% केसेस कि मैं इसमें ज़रूर आ जाऊंगा या मैं इसमें ज़रूर आ जाऊंगी। उसकी वजह से फिर वो नेगेटिव थॉट होते हैं वो 5-10 में कन्वर्ट होता है, 10-15 में, ऐसे करके अगर पेशेंट पॉजिटिव नहीं होता है तो वो 100 तक कन्वर्ट कर लेता है। सो अल्टीमेटली डॉक्टर विल डू देयर वर्क, उन्होंने आपको बता दिया कर दिया, बट पेशेंट की जो साइकोलॉजिकल पावर है, जो पॉजिटिविटी है, वो बहुत वर्क करती है। और मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि जो 5% को 0 में कर देते हैं और 95 को 100 में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको रिकरेंस कभी नहीं होता है। राइट। सर जैसे आपने पहले भी बताया कि कुछ तरीके के लम्स आ जाते हैं कैंसर में, तो क्या सभी लम्स डेंजरस होते हैं या कैंसरस होते हैं? ये कुछ सब पेन का भी मैंने सुना है कि कुछ लम्स में अगर पेन हो रहा है तो दे आर नॉट जी। कैंसरस, और पेन नहीं हो रहा है तो कैंसरस है। सो नॉर्मली जो लंप होते हैं, बेसिकली अगर ब्रेस्ट में कोई लंप है, इट यूजुअली इट इज पेनलेस बट इट कैन बी पेनफुल इन सम केसेस, Okay. इट कैन बी सो पेनलेस एंड पेनफुल। इस क्राइटेरिया में हमने नहीं जाना कि इफ देयर इज Okay. एनी लंप देन गो फॉर द वर्कअप। ओके। कई बार होते हैं लिम्फ नोड्स होते हैं नेक में, अगर वो नेक नोड्स में जो है लिम्फ नोड जो आए हैं नेक में, सो उसके लिए हम लोग जो है वो वर्कअप करवाते हैं। कई बार टीबी जो होती है, ट्यूबरक्लोसिस है, उसकी वजह से नेक नोड्स आते हैं, देन वी कैन गो फॉर द एफएनएसी और बायोप्सी, देन इट कैन डिफरेंशिएट कि ये कैंसर है या टीबी की वजह से है। सो जब भी कोई लंप हो रही है, सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड यू कैन गो फॉर द डायग्नोस्टिक लाइक एफएनएसी और बायोप्सी। लम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए मैम जी। जी। सर ये भी है, वैसे तो हम बात कर ही चुके हैं एक्टिव और पैसिव स्मोकर्स की, तो शायद हमारे व्यूअर्स को भी पता चल गया होगा कि आप स्मोक नहीं भी करते हैं तो भी लंग कैंसर या हो कोई रहा है, भी बिल्कुल। कैंसर आपको हो सकता है। राइट सर। सर अगर आपको एक सुपर पावर दी जाए तो आप वो सुपर पावर को कैसे यूज़ करेंगे कैंसर को ट्रीट करने पे, और वो सुपर पावर क्या होनी चाहिए? सो जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस मैंने देखा है, जो कैंसर पेशेंट्स को मैंने ट्रीट किया है, तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं अभी भी चाहता हूँ, जिसके लिए मैं बहुत वर्क कर रहा हूँ, बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ उसके लिए, कि सबसे पहला तो है कि जो हमारी स्कूलिंग की जो प्रॉपर जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें कहीं भी ये नहीं सिखाया जा रहा है आपको कि हाउ टू रिमेन कूल एंड काम, स्ट्रेस फ्री हमने कैसे रहना है। पूरे एजुकेशन सिस्टम में ये बताया जा रहा है हमने ये पढ़ना है, ये साइंस पढ़नी है, वो पढ़ना है, बट कोई ये नहीं बता रहा है कि आपने कैसे स्ट्रेस को डील करना है। सो आई थिंक मेडिटेशन और जो योगा तो ऑलरेडी आ चुका है कोर्स में अब धीरे धीरे, बट मेडिटेशन मीन्स मेंटल हेल्थ। जो मेंटल हेल्थ है उस पे हमें वर्कअप करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा ये एम्फेसाइज करना चाहिए कि बच्चों में मेंटल स्ट्रेस जो है बहुत कम हो। हम एजुकेशन तो दे रहे हैं बट बच्चे मेंटली बहुत वीक हो रहे हैं।
रीज़न है कि अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है, बच्चों की इम्यूनिटी अभी से डाउन हो जाएगी, वीक हो जाएगी, वो आगे कैसे सर्वाइव करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ को एक सबसे बड़ा टॉपिक ऐड किया जाए हमारे एजुकेशन सिस्टम में। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो स्कूलिंग के बाद जब जो एडल्ट होते हैं, जो हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, सारी चीज़ें उसमें देखिए अभी पॉल्यूशन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। पॉल्यूशन जो है, वी आर अ पैसिव स्मोकर। अगर एक होता था स्मोकिंग, अभी हम अपनी सिटी में ही पैसिव स्मोकर हैं क्योंकि हमें सब कुछ मिल रहा है। तो उसमें आप ये हमें एक सिस्टम बनाना होगा कि वापस ह्यूमैनिटी को वापस लेके आए, एक दूसरे की मदद करें, हेल्प करें और मेडिटेशन को पॉजिटिवली हम लोग बहुत आगे बढ़ाएं। एंड सेकेंड, मेडिटेशन जो है वो मेंटल हेल्थ में काउंट होता है। मैं हमेशा दो चीज़ें बोलता हूँ कि फिजिकल हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम बहुत खुल गए हैं, हर कॉर्नर पे जिम है, हम सब पर्सन जो है जिम में जा रहे हैं, फिजिकली सब कुछ कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट अवर मेंटल हेल्थ? उसके लिए बहुत कम चीज़ें अभी भी हो रही हैं। तो ये मैसेज मैं सबको कन्वे करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आप अपनी मेंटल लेवल की एक्सरसाइज को ज़्यादा करें, मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करें। मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी तो बॉडी आपकी अपने आप अच्छी रहेगी, और जो जितनी भी डिजीज़ हैं, वेदर इट इज़ डायबिटीज़, बीपी, कैंसर, कोई भी डिजीज़ है, डिप्रेशन बहुत हो रहा है। डिप्रेशन का रीज़न क्या है? हम जिम जा रहे हैं, पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट करा रहे हैं, बट स्टिल हमारा माइंड जो है वो, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी है, वो हमारा माइंड नेगेटिव साइड ज़्यादा जा रहा है। तो उसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है कि हाउ टू रिमेन कूल एंड काम। कोई भी सर्कमस्टेंसेस आपके आ रहे हैं तो उसमें आपने स्टेबल रहना है। अगर आप देखोगे, जो मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जो ईसीजी होती है आपकी, वो हमेशा आप स्क्रीन में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं कि ईसीजी हमेशा ऊपर नीचे होती है। इट इज़ अ लाइफ, तो अप्स एंड डाउन लाइफ में चलने ही है आपके, वो कभी नहीं रुकने वाले। बट वंस इट इज़ फ्लैट देन पेशेंट इज नो मोर। वो पेशेंट वहाँ पे, या कोई भी पर्सन है, अगर ईसीजी फ्लैट हो जाती है देन इट मीन्स कि वो बंदा इस दुनिया में नहीं है। तो ईसीजी आपको इंडिकेट कर रही है कि ये जो अप्स एंड डाउन वो लाइफ में आपके आएंगे, बट इस अप्स एंड डाउन के साथ में, अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ में मेंटल हेल्थ को आपने बैलेंस करते हुए चीज़ें करना है। जिम तो खुल गए हैं, बट अब ये टाइम है कि हम अपने मेंटल लेवल पे भी वर्कअप करें। अब जिम के साथ में मेडिटेशन एंड मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी हमने अब स्टार्ट करने हैं। एक दूसरे को काउंसिल करना है, अगर किसी को ज़रूरत होती है, कोई डिप्रेशन में जाता है, तो हम लोग एक दूसरे को काउंसिल करें, उसको नेगेटिव साइड से निकाल के पॉजिटिव करें। यही मैं सबसे कहना चाहता हूँ। तो सर, मतलब अकेली फिजिकल हेल्थ से कुछ नहीं होगा, तो मेंटली काम रहना और खुश रहना, अगर हम बोले तो यही है कि हम बहुत सारी डिजीज से बच सकते हैं। बिल्कुल। और जो मेंटल हेल्थ के लिए एज ए डॉक्टर मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, मैं 3 चीज़ें बिल्कुल बताना चाहूँगा। ये मैं जब भी अपने लेक्चर्स लेने कहीं भी जाता हूँ, स्टूडेंट्स हो, मेरे फ्रेंड्स हो, नियरेस्ट वन हो, मैं सबको हमेशा ही बोलता हूँ, और आई थिंक ये 3 जो पॉइंट्स हैं मेरे अंदर बिल्कुल बैठ गए हैं। सो बोलते हैं हाउ टू रिमेन कूल एंड काम। आप कैसे इन चीज़ों को, आप मेंटल हेल्थ कैसे ठीक करोगे? सो मेरा एक सिंपल है, लेट्स स्टार्ट from tomorrow onwards, so we can just start in a positive way कि नंबर 1 हम लोग क्या कर सकते हैं। सो नंबर 1 इज अनकंडीशनल लव। बोलते हैं जो मदर होती है वो अपने बच्चे को हमेशा जो है वो अनकंडीशनली लव करती है, वो ये नहीं देखती है मुझे क्या दे रहा है। तो वो अभी पूरी दुनिया से, वर्ल्ड से ये चीज़ें मिसिंग है। हम चाहते हैं कि ये मेरा ये काम करेगा तो मैं इसका करूँगा। एक बार आप ये कोशिश करो कि अगर लगता है आपको कि सामने वाले को ज़रूरत है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आप उसकी हेल्प कर दो, आप उसको पॉजिटिविटी दो। बोलते जो एनर्जी आप देते हो वही यूनिवर्स आपको वापस देता है। सो अनकंडीशनल लव जो एग्जांपल है मदर का, तो अनकंडीशनली जब आप लोगों के लिए लव एंड रिस्पेक्ट करते हैं वो वापस आपको ही मिलती है। सेकेंड वन इज द ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मीन्स हम लोग आज दुखी क्यों, मेंटली क्यों अपसेट है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, स्टिल वी आर ब्लेस्ड। बोलते हैं ग्लास अगर आधा भरा है आधा खाली है, तो उसमें बोलते किसी से पूछा जाता है तो बोलते हैं ये आधा खाली है, कोई लोग बोलते हैं ये आधा भरा हुआ है। सो ऑलवेज बोलते हैं यू कैन गो इन अ पॉजिटिव वे कि आपके पास जो चीज़ें हैं आप उसको देखो, शायद लोगों के पास वो भी नहीं है। सो ग्रैटिट्यूड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रैटिट्यूड मीन्स आप लोगों का थैंक्स करो, ऊपर वाले का, एलमाइटी का थैंक्स करो कि आपको इतनी अच्छी ब्यूटीफुल लाइफ मिली, लोगों को ये भी नसीब नहीं होती है। एंड
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉरगिवनेस, जो बहुत डिफिकल्ट काम है आजकल की दुनिया में, कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था तो अब तो मेरे अंदर मैं इससे रिवेंज लूंगा। फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर द अदर्स, फॉरगिवनेस इज मेनली फॉर आवर सेल्फ, फॉर आवर मेंटल पीस। जब आप मेंटली डिस्टर्ब हो किसी की भी वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से या लोगों की वजह से, पर्सन की वजह से, आप एक बार बैठें, सेकंड उसको इस वे में ले कि वो अपना रोल कर रहा है, आप अपना रोल कर रहे हैं, उसको माफ़ करें। और जब ये आप उसको माफ़ करते हैं, फॉरगिव करते हैं किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, तो आप सबसे पहले अपने को हील करते हैं, आप अपने अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स को सीक्रेट करवाते हैं। और यही तीनों जो पॉइंट है, अनकंडीशनल लव, ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस, आपको अच्छी मेंटल हेल्थ की तरफ लेके जाते हैं। और इस वे में आप फिर पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। एक बार करके देखिए, आप सिर्फ 2 दिन आप करें, उसके बाद रिजल्ट्स आपको खुद आपके सामने होंगे। फिर किसी कैंसर की, बीपी की या डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट की ज़रूरत हम लोग को नहीं होने वाली है। सो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप 3 चीज़ों को स्टार्ट करें फॉलो करना, आज से करके देखें और इसके बाद रिजल्ट्स हम सबके सामने होंगे। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट लेसन। आई होप सब इस चीज़ को फॉलो करें एंड डेफिनेटली मैं तो डेफिनेटली करने वाली हूँ, क्योंकि लेट गो करना बड़ा मुश्किल है, फॉरगिव करना जो आपने बोला है इट्स रियली डिफ़िकल्ट। और जब हम लेट गो करते हैं मुझे लगता है कि एक अंदर कामनेस आती है और दैट्स गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। सो थैंक यू डॉक्टर साहब, इट्स बीन अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन और आप यहाँ आए, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आपकी वैल्यूएबल एडवाइस और आपके सजेशंस डेफिनेटली हम ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। सिमी ग्रेवाल का तो वो तो बहुत पुराना है। हाँ मुझे जी। वही याद आया। हाँ जी, हम आगे आ जाए थोड़ा सा। नहीं, ये टेबल बीच में आ रहा है इसलिए बोल रही थी।